प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन बात करते हैं कॉरपोरेट अकाउंटिंग वैल्यूएशन ऑफ शेयर के पार्ट 2 यानी दूसरे लेक्चर की। इस लेक्चर में अपन वैल्यूएशन ऑफ शेयर की जो दूसरी मेथड है वो सीखेंगे। पहली मेथड यानी नेट एसेट्स वैल्यूएशन मेथड अपन ऑलरेडी पिछले वीडियो लेक्चर में सीख चुके हैं। आज बात करते हैं दूसरे लेक्चर की। दूसरी जो वैल्यूएशन ऑफ शेयर के लिए जो दूसरी मेथड है, उस दूसरी मेथड का नाम है यील्ड वैल्यूएशन मेथड यानी प्रतिफल मूल्यांकन विधि या आय मूल्यांकन विधि। प्रत्याय या प्रतिफल मूल्यांकन विधि में अंश का मूल्य कंपनी को होने वाली आय अथवा कंपनी को होने वाले लाभ अथवा भविष्य में जो कंपनी लाभ कमाएगी उन संभावित लाभों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। कंपनी को होने वाली आय या संभावित आय अंशधारियों के उद्देश्य से 3 प्रकार की हो सकती है, 3 रूप में हो सकती है। जैसे लाभांश के रूप में अर्जन या प्रत्यय के रूप में अथवा वास्तविक लाभार्जन के रूप में। अतः मूल्यांकन की 3 विधियां हैं। यील्ड वैल्यूएशन मेथड के अंतर्गत 3 तरीके से हम कंपनी के अंशों का मूल्य निर्धारण कर सकते हैं। तीनों तरीकों से मूल्य निर्धारण सीखने से पहले हम ये देखते हैं कि ये लाभांश, अर्जन या प्रत्यय और वास्तविक लाभार्जन, इन तीनों में क्या फ़र्क है। देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम अपन यहाँ पर देख रहे हैं। सबसे पहले लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के द्वारा बताए गए हैं, उनमें से टैक्स घटा दिया है तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इन नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में पिछले साल का जो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है उसको ऐड कर देते हैं। फिर लेस कंपल्सरी ट्रांसफ़र टू स्टैच्यूटरी फंड्स। देखिए, कंपनी के द्वारा अपने लाभों में से संचयों में जो हस्तांतरण किया जाता है वो 2 प्रकार का है। एक कंपल्सरी और दूसरा वॉलेंटरी। कंपल्सरी यानी अनिवार्य रूप से किसी अधिनियम के अंतर्गत, किसी कानून के अंतर्गत कंपनी को जितना बैलेंस ट्रांसफ़र करना होता है वो कंपल्सरी कहलाता है। और उसके अलावा कंपनी अपने लाभों में से जितना हिस्सा स्वेच्छा से रोकना चाहती है ताकि री इन्वेस्टमेंट करके और अगले वर्षों में उस पूंजी को काम में लिया जा सके, उसको वॉलेंटरी यानी स्वैच्छिक। जैसे सामान्यतः कंपनी अपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करती है तो जनरल रिजर्व स्वैच्छिक है, लेकिन कुछ स्टैच्यूटरी फंड है बने हुए हैं, उनमें ट्रांसफ़र करना ज़रूरी होता है। तीसरा जो घटाने वाला आइटम है वो है प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, पीएस डिविडेंड यानी प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड एंड टैक्स ऑन डिविडेंड। ये सारी चीज़ें घटाने के बाद देखिए, ओपनिंग बैलेंस जोड़ दिया, कंपल्सरी ट्रांसफ़र घटा दिया और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड एंड टैक्स घटा दिया। उसके बाद जो कंपनी के प्रॉफिट बचे रहते हैं ये एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कहलाते हैं। ये सारे के सारे बची हुई इनकम या प्रॉफिट लाभांश के रूप में वितरित कर दी जाए ये ज़रूरी नहीं है। इसमें से कंपनी अपनी इच्छा से कुछ हिस्सा जनरल रिजर्व में या किसी अन्य संचय में और ट्रांसफ़र कर सकती है यानी रोक सकती है। उसके बाद फिर जो बचे हुए लाभ हैं वो डिविडेंड के रूप में डिक्लेयर किए जाते हैं और ये कहलाते हैं प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड। तो डिविडेंड एंड रिटर्न, इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस जो है वो हमें समझना है, याद रखना है कि डिविडेंड और रिटर्न दोनों में बेसिक डिफरेंस आ रहा है ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व यानी वॉलेंट्री ट्रांसफ़र टू एनी रिजर्व। अगर ये घटा दिया गया है तो डिविडेंड कहलाता है, अगर ये नहीं घटाया गया है तो रिटर्न कहलाता है। इस तरीके से हमारे पास 2 मेथड हैं। अब बात करते हैं यील्ड वैल्यूएशन से। पहली विधि ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड रेट। डिविडेंड रेट के आधार पर अंशों का मूल्यांकन कैसे करते हैं कि वैल्यू पर शेयर इक्वल्स टू डिविडेंड रेट डिवाइड बाई NRR। NRR यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और इनटू कर देते हैं, गुणा कर देते हैं पेड अप वैल्यू पर शेयर। डिविडेंड रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड, जो पिछली स्लाइड में अपन ने सीखा था। ये देखिए, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड जो हमारे पास आ रहा है, ये प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड, यहाँ से प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड को ले लिया और प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड इनटू पेड अप कैपिटल एंड
डिवाइड बाई 100। पिछले कुछ वर्षों के लाभांश यदि हमारे पास क्वेश्चन में उपलब्ध हों, लाभांश की दर दी हुई हों, तो दी गई लाभांश दर का औसत ज्ञात कर लेते हैं। NRR यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होती है कि सामान्यतः उसी उद्योग में लगी हुई कंपनी जिस दर से लाभ अर्जित करे उसको NRR कहते हैं। उसको NRR कहते हैं। तो इस तरीके से डिविडेंड रेट के आधार पर हम अंशों का मूल्यांकन कर सकते हैं। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। अब ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो पिछली स्लाइड में हमने सीखा था कि वॉलंटरी ट्रांसफर टू रिजर्व करने से पहले जो कंपनी के प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं वो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के लिए आधार बनते हैं। वैल्यू पर शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कैसे कैलकुलेट करेंगे कि एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना उपलब्ध है उनके लिए रिटर्न, डिवाइड बाई पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू बाई 100। अब ये डिविडेंड रेट और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दोनों में अंतर केवल इतना है कि लाभांश तो अंशधारियों को प्राप्त होता है अथवा प्राप्त होने की संभावना होती है, जबकि अर्जन अंशधारियों के लिए उपलब्ध है। वो प्राप्त नहीं हो रहा है लेकिन अंशधारियों के लिए उपलब्ध है, जो कभी भी अंततः अंशधारियों को किसी अन्य तरीके से भी अंशधारियों को ही प्राप्त होना है। तीसरा जो तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न। एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न से कैसे कैलकुलेशन करेंगे कि वैल्यू पर शेयर इक्वल्स टू एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर। और ये एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये बिल्कुल नया तरह का इनकम या नई तरह की आय या नए तरह का कंसेप्ट है जो केवल इक्विटी शेयर होल्डर से संबंध नहीं रखता है, बल्कि इसमें हमें ये भी देखना पड़ता है कि कंपनी की लॉन्ग टर्म कैपिटल कितनी है। लॉन्ग टर्म कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म लोन डिबेंचर भी उसमें शामिल हैं। तो इसलिए हम यहाँ एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर इंटरेस्ट। ऐसे प्रॉफिट जिनमें से इंटरेस्ट नहीं घटा हुआ हो लेकिन प्रॉफिट में से टैक्स घटा हुआ हो, डिवाइड बाय नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। ये भी देखिए नई टर्म है, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। और नेट कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करते हैं कि टोटल एसेट्स माइनस करंट एसेट्स। कुल संपत्तियों में से केवल चालू संपत्तियां घटाते हैं। केवल चालू संपत्ति ही घटाने का तात्पर्य यह हुआ कि दीर्घकालीन दायित्व पूंजी में शामिल है, इसलिए दीर्घकालीन दायित्व का जो ब्याज है वो भी लाभों में शामिल रहना चाहिए। अब देखिए कुछ अन्य बातें इस चैप्टर की हैं कि फेयर वैल्यू, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अंश का उचित मूल्य निर्धारित करिए। तो ये उचित मूल्य क्या होता है? और कुछ भी नहीं है, जो दो विधियां हमने सीखी हैं उन दोनों विधियों से अंश के मूल्य का निर्धारण अलग अलग करेंगे, फिर दोनों जो निर्धारित मूल्य हैं उनको जोड़ करके 2 का भाग लगा देते हैं, तो वो उचित मूल्य यानी फेयर वैल्यू कहलाती है। देखिए सूत्र रूप में फेयर वैल्यू इक्वल्स टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस यील्ड वैल्यू और डिवाइड बाई 2। दूसरी बात है बोनस शेयर। अब बोनस शेयर इशू, बोनस शेयर के निर्गमन के पश्चात कंपनी के अंशों का पुस्तक मूल्य कम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि बोनस अंशों का निर्गमन निःशुल्क किया जाता है, जिससे कंपनी की संपत्तियों में वृद्धि नहीं होती। कंपनी के पास नकद में कुछ भी नहीं आता, परंतु अंशों की संख्या बढ़ जाती है। इस कारण से बोनस निर्गमन के पश्चात कंपनी के अंशों का मूल्य कम हो जाता है। कम बोनस अंशों का निर्गमन करना ही कंपनी के लाभों का पूंजीकरण भी कहलाता है। अब वैल्यू पर शेयर आफ्टर बोनस इशू फॉर्मूला वही है, नेट एसेट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। लेकिन नेट एसेट्स तो सेम रहेगी और नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे, इसलिए एक अंश का मूल्य पहले की अपेक्षा कम हो जाएगा। लास्ट जो बात है इस चैप्टर की, जिसमें 4 नंबर के छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, वैल्यूएशन ऑफ राइट। देखिए वैल्यूएशन ऑफ राइट शेयर नहीं है, शेयर का वैल्यूएशन नहीं हो रहा है, बल्कि केवल राइट का वैल्यू हो रहा है, यानी राइट का मूल्यांकन हो रहा है। धारा 62 के अंतर्गत यह व्यवस्था है कि कोई भी कंपनी
जो फर्स्ट इशू करती है अपने शेयर का, उसके पश्चात 1 वर्ष या 1 वर्ष के और बाद में यदि जब कभी भी नए अंशों का निर्माण करना चाहती है तो कंपनी के लिए ये ज़रूरी है कि सबसे पहले वो वर्तमान अंशधारकों को नए अंश ऑफ़र करें, और जब वर्तमान अंशधारक उसके लिए मना कर देते हैं तभी वो नए लोगों को अपने अंश इशू कर सकती है। और इसी कारण से वर्तमान अंशधारियों का ये अधिकार है कि कंपनी के वो शेयर पहले लेवें, इसीलिए उनको ये अधिकार है। तो ये अधिकार उनका हस्तांतरित करने योग्य है, अर्थात वर्तमान अंशधारी चाहे तो अपने अधिकार के अंतर्गत अंश प्राप्त कर सकता है, और अगर चाहे तो अपने अधिकार को बेच भी सकता है, ट्रांसफ़र भी कर सकता है। इसलिए अधिकार का मूल्य निर्धारण किया जाता है। कैसे करते हैं? वैल्यू ऑफ राइट इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यू शेयर डिवाइड बाई नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर प्लस नंबर ऑफ न्यू शेयर, और डिवाइड करने के बाद गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है, किससे? मार्केट प्राइस और इशू प्राइस के डिफरेंस से। एमपी यानी मार्केट प्राइस, बाजार में किस मूल्य पर अंश बिक रहा है। आईपी यानी इशू प्राइस, कंपनी के द्वारा नए अंश कितने मूल्य में इशू किए जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतनी बात करेंगे। थैंक यू। बाकी नेक्स्ट लेक्चर के लिए।